नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन में मोशन। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गति के 3 समीकरणों के बारे में। दोस्तों, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। और t क्या है? टाइम। v बराबर u प्लस ए टी गति का पहला समीकरण है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ये टर्म और इक्वेशन याद रखें तो भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन कैसे डेराइव हुई। गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बात आप अपने दिमाग में रख लें, गति की 3 जो समीकरण हैं वो अप्लाई कब होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक समान त्वरण से गति कर रहा है। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए शुद्ध गति की समीकरण 3 इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें पहला है v बराबर u प्लस ए टी। इक्वेशन के बारे में कुछ भी जानने से पहले मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये दिमाग में रख लें, ये तीनों इक्वेशन कब लागू होगी? जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले में या आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर देख लें। जब मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझाया, एक समान त्वरण बताया, तब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि वेग समय ग्राफ अगर एक सीधी रेखा प्राप्त हो, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इन इक्वेशन को डराइव करने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ के बारे में समझ लीजिए। इस ग्राफ के y अक्ष पर वेग है, वेलोसिटी है। x अक्ष पर समय या टाइम है। किसी वस्तु के बारे में हम मान रहे हैं कि वो वस्तु पहले से ही कोई वेग u से गतिमान है, तो u क्या हो गया? उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। तो ग्राफ में O से लेकर A, हमने ग्राफ को यहाँ से क्यों बनाना शुरू किया? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु पहले से ही गतिमान थी, उसका कोई प्रारंभिक वेग था। अगर वस्तु विराम अवस्था से गति कर रही होती तो ये लाइन हम यहाँ से बनाते। तो कई बार बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर ये सीधी रेखा यहाँ से क्यों नहीं बनाई? तो बात समझ में आ गई होगी। अगर वस्तु विराम अवस्था से फिर गतिमान होती है तो ग्राफ यहाँ से आता, लेकिन वस्तु पहले से ही किसी एक वेग से गति कर रही है, जिसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। इसलिए प्रारंभिक वेग, क्योंकि y अक्ष पर हम किसको लेंगे? वेग को। तो यहाँ से इतना वेग तो वस्तु का पहले से ही है। अब वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है? अब वेग में परिवर्तन कैसा हो रहा है? एक सीधी रेखा बताती है कि समान समय में वेग में परिवर्तन समान हो रहा है, तभी तो वस्तु एक समान त्वरण में है। यदि निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन निश्चित हो तो वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी। या यूँ कह सकते हैं, वेग समय ग्राफ अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो वस्तु किस में होगी? एक समान त्वरण में। तो ग्राफ से ये क्लियर हो गया। और इक्वेशन लगाते टाइम भी हमको ध्यान रखना है, अगर त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब ही गति के तीनों समीकरण अप्लाई किए जा सकते हैं। ओ ए क्या है? u, प्रारंभिक वेग। उसके बाद वस्तु क्या हो रही है? निश्चित समय अंतराल में निश्चित वेग से गति कर रही है, और कहाँ तक हो गई? ई तक।
ओ से लेकर ए तक वेग कितना है u। अब फाइनल ओ से लेकर ई तक वेग कितना है v। कई बार इसको v और इसको v नोट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो जनरल अप्लाई होने वाली इक्वेशन है मैं वही बात कर रहा हूँ। ओ से लेकर ए तक u और ओ से लेकर ई तक कौन सा वेग है v, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतिम वेग है। कई बार गलती ये हो जाती है कि सर ये प्रारंभिक वेग और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतिम वेग, नहीं, पहले जितना वेग था अब उसमें और वेग ऐड हो गया और कितना हो गया ओ से लेकर ई तक, तो v और u आपको समझ में आ गया। x अक्ष पर समय है, o से लेकर d तक क्या बोल सकते हैं हम कि ये किसकी वैल्यू होगी, टाइम की। तो ग्राफ से देखिए हमें पता लगा ओ ए बराबर क्या है u, ओ ए बराबर क्या है u, ये क्या है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। इसी ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो जितना ओ ए है उतना ही c और d है, तो मैंने लिख दिया ओ ए बराबर सी डी, और दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u से, इनिशियल वेलोसिटी से। कहीं पर भी आपको ओ ए का मान पूछा जाए तो u, c और d का मान पूछा जाए तो भी क्या होगा u। o से लेकर e तक क्या कह रहे हैं हम, v, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। o से लेकर e जितना है उतना ही b से लेकर d है, तो ओ ई बराबर है बी डी के, और उसको हम क्या कह सकते हैं, अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी। इसी ग्राफ से हम अगर एक बात और देखें, ओ से लेकर डी तक क्या है, टाइम। जितना ओ से लेकर डी है उतना ही ए से लेकर सी है, तो ओ डी बराबर क्या हो गया, ए सी। जब ओ डी टाइम है तो ए सी को भी हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी टाइम से। एक बात यहाँ पर देखने वाली है, कोई आपसे कहे बी से लेकर सी तक की वैल्यू बताए, तो ये कैसे निकालेंगे। अगर बी से लेकर डी में माइनस कर दें सी डी, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए बी से लेकर डी किसके बराबर है, वी के, तो हम बी डी में से माइनस कर दें सी डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम इसको लेकर ये सी से लेकर डी तक माइनस कर रहे हैं, तो बी डी क्या है, वी, सी डी क्या है, यू, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वी माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये ग्राफ कैसे बना है, ये आपको ग्राफ याद रखना है। हाँ, इस ग्राफ में ये चीज़ें आप इस ग्राफ को देखकर आराम से बता सकते हैं। हमने जब एक्सेलरेशन या त्वरण का फॉर्मूला पढ़ा था तब ये था कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस यू बटे टी। इसको सॉल्व करेंगे, ए टी गुणा में आ जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, और यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का उधर प्लस में चला जाएगा, v बराबर यू प्लस ए टी। ये क्या हो गया, गति का पहला समीकरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसकी वीमा बात करें तो एल टी माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो गया, एल टी माइनस 2। त्वरण आप जानते हैं, हमने इसके बारे में अच्छे से बात की है। इस त्वरण के फॉर्मूले से भी गति का पहला समीकरण आ सकता है।
लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, दिया गया ग्राफ किसका है, ध्यान से देखिए, y अक्ष पर वेग है और x अक्ष पर समय है। तो ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ है। मैंने आपको जब ग्राफ बताया तब बोला था कि वेग समय ग्राफ की ढाल क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी, एक्सेलरेशन कहलाएगी। ढाल पढ़ाते टाइम मैंने बोला था कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग और वेग समय ग्राफ की ढाल किसको बताएगी, त्वरण को। अगर हम इस ग्राफ की ढाल निकाल ले तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, त्वरण। तो देखिए, जब ढाल निकालना था मैं उसको m से रिप्रेजेंट करता था और ढाल निकालने के लिए क्या निकालना है, tan थीटा। मान लीजिए इसके लिए थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार। देखिए tan थीटा आपको पता होता है लंब बटे आधार, और त्रिभुज ABC में या BAC में लंब कौन है, BC, और आधार कौन है, AC। इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब और उसके बाद जो छोटी भुजा है वो आधार और बड़ी भुजा वो क्या होती है, कर्ण। तो ये आधार, तो लंब क्या हो गया, BC, आधार क्या हो गया, AC। देखो फिर हमने सॉल्व किया, BC की वैल्यू क्या है, V माइनस U, AC की वैल्यू क्या है, T। वही समीकरण आ गई, A बराबर V माइनस U अपॉन T। इसको ऐसे सॉल्व किया और गति का पहला इक्वेशन V बराबर U प्लस AT आपके सामने है। आपको ये याद रखना है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। लेकिन आपको ये चीज़ और रिवाइज हो गई कि अगर वेलोसिटी समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ की ढाल आप निकाल सकते हैं तो आप क्या प्राप्त कर लेंगे, त्वरण। अब वेग समय ग्राफ की ढाल के लिए आप tan थीटा, या तो आपको थीटा दिया हुआ हो, अगर थीटा नहीं दे रखा है तो आपको उस राइट एंगल या समकोण की लंब, आधार और कर्ण के बारे में जानकारी हो। वैसे tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या हो गया, BC, और आधार क्या हो गया, AC। AC की वैल्यू क्या होती है, T, और BC की वैल्यू क्या होती है, V माइनस U। और इस प्रकार हमने गति की पहली समीकरण व्युत्पन्न या डेराइव कर ली है। फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप गति का पहला समीकरण याद जरूर रखें। उसमें क्या क्या टर्म है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। गति का समीकरण कब लागू होगा, जब वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। अगर कोई वस्तु असमान त्वरण से गति कर रही है तब आपको गति का पहला समीकरण नहीं लगाना है। एक समान त्वरण से गति का मतलब है कि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हो। ये ग्राफ यहाँ से क्यों नहीं आया, इतना ऊपर जाके क्यों शुरू किया, क्योंकि वस्तु पहले से किसी प्रारंभिक वेग से गतिशील थी। जैसे आप पहले से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रारंभिक वेग कितना है, 5। अब आपने स्पीड बढ़ाई और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कर ली। इसका मतलब ग्राफ अगर बनाएंगे तो 5 तो OA और अब 10 हो गई, तो 10 क्या हो गई, OE। बात को आप समझ रहे होंगे। OA क्या है, प्रारंभिक वेग। ये वस्तु पहले से ही किसी वेग से गतिमान है, अब इसका वेग और बढ़ा है और एक समान त्वरण से वस्तु गति कर रही है। और एक समान से वस्तु त्वरण से गति कर रही है, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हमने डराइव की है, V बराबर U प्लस AT, गति का पहला समीकरण। फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम बात करते हैं गति के दूसरे इक्वेशन के बारे में, जो है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन।
u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है टाइम, प्लस हाफ 1/2, a का मतलब है त्वरण और t क्या है टाइम। यहाँ पर मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण। समीकरण पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, गति के तीनों समीकरण आप कब लगा सकते हैं, जब वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो। अगर वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उस वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। आइए ग्राफ के बारे में हम जानते हैं। वैसे फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने इस ग्राफ के बारे में देख लिया है, लेकिन एक बार फिर देखिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। y अक्ष पर क्या रखा है वेग, x अक्ष पर क्या रखा है t समय, O से लेकर A तक क्या है प्रारंभिक वेग। यहाँ से ये फिर एक समान त्वरण से गति कर रहा है, इसलिए सीधी रेखा OAU हो गया। B से लेकर D किसके बराबर है, O से लेकर E तक। तो O से लेकर E हम क्या मान रहे हैं V, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग। OA क्या है U, ये क्या है प्रारंभिक वेग। जितना OA है उतना ही C और D है, और ये किसके बराबर हो गया U के। O से लेकर E किसके बराबर है अंतिम वेग के। जितना O से लेकर E है उतना ही B से लेकर D है, तो क्या हो गया V। ग्राफ से हमें पता लगा O से लेकर D क्या है टाइम, O से लेकर D तक जितना है उतना ही A से लेकर C है, और वो भी टाइम। अब हमें पता करना था B से लेकर C क्या है। अगर B से लेकर D में से CD माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा BC। तो BC बराबर BD माइनस CD। B से लेकर D क्या है V, C से लेकर D क्या है U, तो BC की वैल्यू क्या आ गई V माइनस U। ये चीज को आप ध्यान से देखिए। अभी अपन ने गति का पहला समीकरण देखा, वहां से हम एक बात और पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए क्या है, त्वरण का फॉर्मूला क्या है, A बराबर V माइनस U अपॉन में T। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, V माइनस U बराबर AT। कुछ समय के लिए मैं ये भी सोच सकता हूं कि V माइनस U क्या है, किसके बराबर है BC के। तो अगर मैं यहाँ BC लिख दूं तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा AT के। इस ग्राफ से ही चीजें निकलेंगी। अब हमें गति का दूसरा समीकरण डेराइव करना है। वेग समय ग्राफ में वस्तु का कुल विस्थापन निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। याद करो दोस्तों, वेग समय ग्राफ की ढाल है तो एक स्टेप आगे, तो वेग समय से क्या निकलेगा त्वरण। अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है, आपको वेग समय ग्राफ से वस्तु का कुल विस्थापन निकालना है, तो याद करो एक स्टेप पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल या एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लें तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें S चाहिए, विस्थापन चाहिए वेग समय ग्राफ से। तो क्या करेंगे, वेग समय ग्राफ का एरिया या क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। तो विस्थापन बराबर OAB, उसके बाद OABCD, यहाँ से लेकर ये जो पूरी आकृति है, अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन कैलकुलेट हो जाएगा। OABCD का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं,
इस पूरे एरिया को दो भागों में बांट दिए, OACD। ये तो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक आयत हो गया। फिर उसके बाद BAC, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। OABCD की कुल एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी हो गई, OA, जिसको क्या कह रहे हैं, U। तो लंबाई क्या हो गई, U। लंबाई क्या है, OA, और वो क्या है, U। चौड़ाई क्या है, OD, और OD क्या है, T। तो चौड़ाई को क्या बोल दिए, T। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस आयत के क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार कौन है, BAC का आधार AC है, और AC किसके बराबर है, OD के, जो किसके बराबर है, T के। तो आधार की वैल्यू क्या आ गई, T। अब है ऊंचाई। BAC त्रिभुज का आधार AC है, AC OD के बराबर है, इसलिए आधार का मान तो क्या आ गया, T। लेकिन अब ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है BC, और अभी मैंने आपको बताया था BC की वैल्यू क्या हो सकती है, 80। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S बराबर UT प्लस यहाँ पर आधार T, और ऊंचाई को क्या बोल सकते हैं, 80। BC बराबर क्या आ सकता है, 80। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, UT प्लस हाफ, 2 बार T आ गया इसलिए T²। ये गति का दूसरा समीकरण। S विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक वेग, समय 1/2, त्वरण, और T वापस से समय। अगर वेग समय ग्राफ में आपको विस्थापन निकालना है तो आप ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर ले। यहाँ पर एरिया आसानी से कैलकुलेट हो इसलिए हमने एक आयत या रेक्टेंगल OACD का निकाल लिया पहले, उसके बाद एक त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल निकाल लिया। आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दिया। BC की वैल्यू 80 कैसे आई ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। जब BC बराबर V माइनस U हो सकता है और आप जानते हैं V माइनस U बराबर 80 होता है, यहाँ पर V माइनस U की जगह BC लिख दिया तो BC की वैल्यू क्या हो गई, 80। बाकी आप जानते ही हैं इस आयत में अगर ये लंबाई OA है तो U, चौड़ाई OD है तो T, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT²। गति का दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में हमने वेग समय ग्राफ की ढाल निकाली और ढाल से त्वरण और त्वरण से गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT। दूसरे इक्वेशन में उसी वेग समय ग्राफ में एरिया निकाला। एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक रेक्टेंगल और एक क्या ले लिया, ट्रायंगल, दोनों का क्षेत्रफल निकाला और जोड़ दिया। उससे कुल विस्थापन क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT², जिसको गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, गति का कोई सा भी समीकरण, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, लागू तब ही होगा जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। V बराबर U प्लस AT पहला इक्वेशन, S बराबर UT प्लस हाफ AT², दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन आपको याद होने ही चाहिए, वैल्यू आपको गिवन होगी। कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस बारे में अपन बात करते रहेंगे। गति के तीसरे इक्वेशन में, तीसरे समीकरण में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब आपके सामने है। दोस्तों ग्राफ वही है, वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण बताती है और उसका एरिया या क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। जब हमने ढाल निकाली
तब त्वरण निकाला और गति का पहला समीकरण व्युत्पन्न या डेराइव कर दिया। दूसरे में हमने उसका विस्थापन निकाला और विस्थापन के लिए एरिया निकाला और एरिया के लिए एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का एरिया निकाल कर दोनों को जोड़ दिया और गति का दूसरा इक्वेशन S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपके सामने था। अब है गति का तीसरा इक्वेशन, वो भी इसी ग्राफ से डेराइव होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेग समय ग्राफ से आपको विस्थापन निकालना है तो आपके पास वही तरीका है विस्थापन निकालने के लिए, एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया तो पहले भी निकाल लिया, लेकिन दोस्तों पहले हमने क्या किया था, एक आयत और एक त्रिभुज माना और दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दिया। अब इस बार हम OABD, इसको कहते हैं ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, एक साथ इस OABD का एरिया निकालेंगे ताकि विस्थापन मिल जाए। वैसे तो एरिया तो वही होगा, दोनों को पहले आयत का निकालो फिर त्रिभुज का निकालो, या पूरा एक साथ समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम का निकालो, लेकिन इससे फॉर्मूला या इक्वेशन नया जनरेट होगा। देखिए आप, तो OABD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। तो इस बार हम आयत और त्रिभुज में नहीं तोड़कर सीधा OABD का एरिया निकाल रहे हैं। ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, 1/2 सम ऑफ पैरेलल आर्म्स इंटू हाइट, यहां से लेकर यहां तक। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, उसको 1/2 से गुणा कर लें तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई, B और D और O और A। तो BD और OA समांतर भुजाएं हो गई और ऊंचाई हो गई O से लेकर D, तो OD क्या हो गई, ऊंचाई। तो देखिए BD क्या होता है V, OA क्या होता है U, यहां पर समांतर भुजाओं का योग V प्लस U, और OD किसके बराबर होता है, ये देखिए OD AC के बराबर टाइम। अब S बराबर क्या आ गया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई किस में आ गई, T की फॉर्म में। अब आप जानते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर V माइनस U अपॉन में T। अगर यहां से T का फॉर्मूला निकालें तो V माइनस U अपॉन A, ये किसका मान आ गया, T का। अब इस T के मान को कहां पर रख देंगे, यहां पर। तो क्या इक्वेशन आई, ध्यान से देखिए, S बराबर हाफ V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन में A। T की जगह ये मान रख दिया। देखो अब क्या हुआ, 2 और A ये नीचे है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2AS, और आपके पास मिल गया V प्लस U और V माइनस U, इन दोनों को गुणा करना है। अगर आपको ऐसा पता है कि A प्लस B और A माइनस B को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक सर्व समीका है A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ देखिए V प्लस U, V माइनस U, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये हो गया गति का तीसरा इक्वेशन, गति का तीसरा समीकरण।
क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वही लाइन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इक्वेशन कब लागू होगा? जब वस्तु एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 नंबर, a त्वरण एक्सेलरेशन, s विस्थापन, v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। दोस्तों, गति के तीनों समीकरण मैंने आपको समझा दिए हैं। अच्छे से तीनों समीकरण याद रखें। उनमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें कि तीनों समीकरण कब लागू होंगे? जब वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक समान त्वरण से गति कर रही हो। पहला इक्वेशन जब निकाला तो वेग समय ग्राफ का ढाल निकाल लिया, दूसरे इक्वेशन में भी विस्थापन निकालना था और तीसरे में भी विस्थापन निकालना था। दूसरे इक्वेशन में आपने एक आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को जोड़ा तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। और तीसरे इक्वेशन में आपने एक ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल आर्म्स इनटू हाइट, और 1/2 या अपॉन में 2। इसको सॉल्व किया तो क्या आया अपने पास? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक तो t का मान कैसे रखा ये याद रखना है, और एक मैथमेटिक्स की एक सर्व समीका a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वैसा यहाँ है तो क्या लिख दिया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर गति का तीसरा समीकरण है। तीनों समीकरण अच्छे से मैंने आपको व्युत्पन्न या डेराइव करके दिखा दिए हैं। समीकरण को आपको याद भी रखना है और न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको ये तीनों समीकरण अच्छे से याद हो जाएं। कैसे समीकरण बने हैं ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो न्यूमेरिकल भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। गति के समीकरणों से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देखें। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखें, क्या पैटर्न फॉलो हुआ है इस चीज़ को आप दिमाग में ज़रूर रखें। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। सड़क पर 3 कारें चल रही है। मान लीजिए ये डबल लाइन का रोड है। एक कार ए इस डायरेक्शन में चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और 36 किलोमीटर को हम यहीं पर मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक कार ए इस डायरेक्शन में चल रही है। दूसरी लाइन में 2 कार है, एक कार सी और दूसरी कार बी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। दोनों के वेग समान है। इसका भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। और इसका भी कितना आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन समझना अभी आपको। कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। जहाँ पर भी सवाल आया ना, मैंने चीज़ों को किलोमीटर प्रति घंटे में रखा है और बार बार मीटर प्रति सेकंड में बदला है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये गलती कर सकते हैं। अगर आपने मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदला और आंसर कुछ और आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को देखें और समझें। ये देख लीजिए, एक चीज़ और बता रखी है कि ये जो ए कार है
वो ए और बी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी बराबर है। सी से जितनी दूर है उतनी ही दूर बी से है, और कितनी दूरी है 1 किलोमीटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं 1000 मीटर। ये सिचुएशन है। दो कार आमने सामने है, एक कार ए है, कहने का मतलब दोनों कारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2000 मीटर या 2 किलोमीटर, क्योंकि बिल्कुल बीच में एक कार है ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है 1000, तो सिंपल सी बात है दोनों कार कितनी दूरी पर है 2000। आपको गिवन नहीं है लेकिन पता लग गया। इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड आपको दे रखी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, इस बी का ड्राइवर क्या सोचता है, क्या निश्चय करता है कि कार सी के ए तक पहुंचने से पहले, कि ये कार सी ए तक पहुंचे उससे पहले ये चाहता है बी वाला कि मैं कार ए से आगे निकल जाऊं। कहने का मतलब ये दोनों आएंगे, कार ए भी आएगी, सी वाला किससे मिलेगा कार ए से। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, वो इधर आ रही है तो पहले किससे मिलेगा सी से। लेकिन बी वाला चाहता है कि ए सी के पास नहीं पहुंचे उससे पहले मैं पहुंच जाऊं। किसी दुर्घटना से बचने के लिए बी का त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण ज्ञात करो। किस त्वरण से गाड़ी को चलाएं कि वो सी ए तक नहीं पहुंचे उससे पहले सी से आगे निकल जाए। ये क्वेश्चन है, देखें आप कैसे सोल्व करना है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारी अप्रोच लगेगी। इतने टफ लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद आए, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जिससे क्वेश्चन करते टाइम आपका अप्रोच ठीक रहेगा। अब मैंने क्या किया कि ये सी कार है, इधर जा रही है और सामने से ए कार आ रही है। मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं कि सी ए तक पहुंचे उसमें कितना समय लगेगा। देखो दूरी कितनी है 1000 मीटर, और 1000 मीटर दूरी तय करने में अगर समय निकालना हो तो टी बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी आ गई 1000 मीटर, हमें चाल निकालनी है। यहां गलती हो जाएगी, बच्चा यहां पर चाल क्या लिख देगा, सी कार की चाल, जिसको क्या लिख रहे हैं 15 मीटर प्रति सेकंड। सी को इस ए तक पहुंचने में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर। ए भी चल रही है और सी भी चल रही है। वैसे मैंने आपको जब ट्रेन के बारे में बताया था तब बता दिया था कि अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों की जुड़ जाएगी। यहां पर भी वैसा ही है। 1000 मीटर दूरी तय करनी है। दूरी कितनी है 1000 मीटर। इस 1000 मीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो दूरी बटे क्या है चाल। लेकिन यहाँ पर चाल जो है वो 15 नहीं लिखनी है, क्या लिखनी है सी कार की चाल किसके सापेक्ष ए के सापेक्ष। तो मैंने बताया है रिलेटिव वेलोसिटी में वी सी ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ए, तो फॉर्मूला वी सी माइनस वी ए। वी सी की वैल्यू कितनी है 15, वी ए की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए 10 को नेगेटिव मान रहे हैं, जुड़ गया, और 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास कार सी का वेग ए कार के सापेक्ष आ गया कितना 25। और वैसे नॉर्मल सोचो बिना ये फॉर्मूला लगाएं तो आपको पता है दोनों कार अपोजिट आ रही है, इसलिए अगर उनको 1000 मीटर की दूरी तय करनी है तो कितना टाइम लगेगा 25 के हिसाब से, तेज गति से, है ना।
तो कितना 40 सेकंड में तय कर लेगी। 1000, 25 चौके 100 और टाइम कितना लगा 40 सेकंड। कार सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 40 सेकंड। इस टाइम को कैलकुलेट करने में आप कोई फॉर्मूला बिल्कुल बचपन वाला ही लगाना था, लेकिन चाल कौन सी लगानी थी? सापेक्षिक चाल, रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों कार एक दूसरे के विपरीत आ रही है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी या वेग जुड़ जाएगा और 25 का भाग देने के बाद सी कार ए कार तक पहुंचने में कितना समय लेगी? 40 सेकंड में। अब क्वेश्चन पे आइए। कहने का मतलब इस बी कार वाले के पास 40 सेकंड का समय है। ये 40 सेकंड के अंदर किसको क्रॉस कर लें? ए को। 40 सेकंड के अंदर किसको क्रॉस कर लें? ए को क्रॉस कर लें। दूरी इसके पास भी कितनी है? 1000 मीटर, क्योंकि आपको पता है ए और सी बराबर है। हमें क्या निकालना है? त्वरण। हमारे पास अभी टी समय आ गया है 40 सेकंड, कि बी कार को 40 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय करनी है? 1000 मीटर। अगर ये 40 सेकंड में 1000 मीटर दूरी जिस भी त्वरण से तय करे, वही त्वरण हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देखिए, कार ए इस डायरेक्शन में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कार बी 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कार बी को 1000 मीटर दूरी तय करनी है, तो हमारे पास दूरी की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 मीटर, और समय कितना लेना है? 40 सेकंड। और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात करें। तो जो 3 इक्वेशन आपने पढ़ी, जैसे ही ऐसी इक्वेशन चीज़ें आपके दिमाग में दे तो आप सोचे क्या पहली लग सकती है? नहीं, v बराबर u प्लस ए टी, वी यू कुछ नहीं है। तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, वी यू कुछ नहीं दे रखा है। या सेकेंड इक्वेशन के बारे में हम बात करें, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का दूसरा समीकरण। s कितना दे रखा है? 1000 मीटर। u कितना है ये आपको चाहिए। टाइम कितना है? 40 सेकंड। 1/2 a हमें ज्ञात करना है और t कितना है? 40 सेकंड। u क्या है? वैसे तो हम प्रारंभिक वेग लिखते थे, लेकिन इस कंडीशन में u क्या होगा? वेग होगा कार बी का वेग किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, क्योंकि ए बी चल रही है और उसको ए को क्रॉस करना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है? 15 और ये कितना है? 10। एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए सीधा माइनस 5 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? कार बी की सापेक्षिक चाल। किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। यहां पर आपको u का मान कितना रखना है? 5। अगर आपको इक्वेशन भी पता है, u आप 15 लिख देंगे। अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है, आराम से आप 15 लिखेंगे। जो 15 के साथ आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में गिवन होगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि गति के दूसरे समीकरण से सवाल पूछा है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान नहीं है। चीज़ों को आप समझे। सिंपल दे रखा होता तो 15, लेकिन यहाँ पर उसको ए को क्रॉस करना है, तो आपको यू के लिए क्या करना है? बी की चाल ए के सापेक्ष। मैं बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, सवालों में वो कैसे यूज होते हैं। आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आती है, सब मान दे रखें तो भी आपका आंसर गलत ही होने वाला है, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का पता नहीं है।
फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिर इस रिलेटिव वेलोसिटी को कब लगाना है, कैसे पता लगेगा। बार बार जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब रिलेटिव वेलोसिटी लगानी है, कब नहीं लगानी है। जब इस कार को इसके पास पहुंचना था तो वो भी तो आ रही है, तो रिलेटिव ही लगेगी। इस कार को इसको क्रॉस करना है, ये रुकी भी तो है नहीं, ये भी तो आगे चल रही है, तो उसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा। हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1000, उसके बाद 200 प्लस कितना हो गया 1600, 40 को 40 से गुणा करेंगे, a/2, ये इससे कट जाएगा, 1000 बराबर 200 प्लस 800 गुणा में a। इसको इधर भेजते, 1000 में से 200 गए बराबर 800 a। 1000 में से 200 गए तो बचे कितने, 800, और वो 800 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा बराबर a, और a का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें। रिलेटिव वेलोसिटी और गति के दूसरे समीकरण से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखें कि वास्तव में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसी तरीके के और क्वेश्चन आपको कहीं मिलते हैं, उनको सॉल्व करें। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आप परेशान नहीं हो, बस 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ना है। गलती होने के चांसेस इसलिए हैं, जैसे यहाँ पर u की जगह अगर आप 15 ले लेते तो गलत हो जाता। 15 कब लेते, जब कोई और कार होती ही नहीं, केवल b के लिए बात करते कि कार b इतने स्पीड से चल रही है, 1000 मीटर उसको तय करना है, तो त्वरण कितना होगा, तब अपन कह सकते थे। लेकिन इसको a के सापेक्ष, क्योंकि a भी चल रही है तो उसके सापेक्ष निकालेंगे। एक डायरेक्शन में चल रही है तो सिंपल, और अपोजिट में होता था तो ऐड हो जाता था, वो सारी बातें हमने पढ़ी है। तो गति के समीकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी समीकरण लगानी है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन बेसिक जानकारी और कैसे चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, उसके लिए आप वीडियोस को अच्छे से देखें, चीज़ों को समझें, बार बार देखें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहिए तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। क्वेश्चन वही मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में जो यहाँ पर बोर्ड पर है। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो कॉन्सेप्ट वही मिलेगा। बिल्कुल आसान नहीं है आपके लिए चीज़ें, बिल्कुल सिस्टमेटिक, और आपको फालतू मजदूरों वाली मेहनत नहीं। एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना है वो बताया जा रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर आपको जो भी चीज़ें मिल रही है उन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। बस बार बार आप चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, हमने गति की तीनों समीकरणों के बारे में अध्ययन कर लिया है। तीनों इक्वेशन कैसे डेराइव हुई है ये अपन जान चुके हैं। उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया है। इन्हीं इक्वेशन को हम समाकलन द्वारा भी डेराइव कर सकते हैं। लेकिन समाकलन क्या होता है, उससे पहले आपको अवकलन के बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों, अवकलन डिफरेंशिएशन और समाकलन इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप जितना इसको पढ़ना चाहो, जितने इसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ फॉर्मूले याद रख लें तो अपना काम हो जाएगा। हाँ, किसी पर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर बता दूँगा। आपको डिटेल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स वाले हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं और
इनके बारे में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ यहाँ पर स्मार्ट तरीके से आपको आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाने का है। इसलिए आइए मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। देखिए, सिंपल सी बात, बहुत ही छोटे अंतराल में होने वाले परिवर्तन को अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन। इसमें आप छोटे छोटे अंतराल, बहुत छोटे अंतराल में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको ज्ञात करना चाह रहे हैं। इसमें छोटे छोटे अंतराल में जो परिवर्तन हो रहा है उसको जोड़कर पूरा क्या चेंज हुआ है उसको ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ये है डिफरेंशिएशन और ये है इंटीग्रेशन। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ C का मतलब है कांस्टेंट। अगर किसी भी कांस्टेंट का आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो उसका मान क्या आएगा, 0। किसी भी नियतांक का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। देखिए, d/dx x के सापेक्ष x की पावर n का अगर आपको अवकलन करना है तो इस n को आगे ले लो, फिर x लिख दो और इस पावर में से 1 माइनस कर दो। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी अवकलन का प्रयोग होता है तो वो ये है। चाहे आप 11th की या 12th की कोई सी भी फिजिक्स पढ़ें, आपको ये फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, अगर x का अवकलन x के सापेक्ष करें तो मान कितना आ जाएगा, 1। साइन x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, कोस x। कोस x का अवकलन x के सापेक्ष करें, मान क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। log x का अवकलन x के सापेक्ष करें तो क्या आ जाएगा, 1/x। अगर आपके पास दो राशियां हैं, दोनों को जोड़ के फिर आपको बोला जाए कि u प्लस v का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, तो पहले आप x के सापेक्ष u का अवकलन ज्ञात कर लें और फिर x के सापेक्ष v का अवकलन ज्ञात कर लें और दोनों को जोड़ लें। अगर गुणा में राशियां दे रखी है x y z, 3 राशियां हैं, बताइए इनका अवकलन क्या होगा। पहले आप क्या करें, y z को आगे लिख दें और x का अवकलन x के सापेक्ष निकाल दें, फिर प्लस x z को आगे रख लें और y का अवकलन x के सापेक्ष निकाल लें। x y को आगे रख लें और z का अवकलन x के सापेक्ष निकाल दें और जोड़ दें। क्या आ जाएगा, इन तीनों जो गुणा में दी गई संख्या है इनका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये फॉर्मूले हैं अवकलन के जो आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। कहीं भी वैल्यू आए तो आपको वो याद आने चाहिए। जैसे साइन x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, कोस x। कोस x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, माइनस साइन x। log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x। ये अवकलन के फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं। यहाँ देख लीजिए, इंटीग्रेशन अवकलन का अपोजिट। देखिए, मान लो वेग क्या होता है, x का अवकलन समय के सापेक्ष। मैंने आपको बताया ना, छोटे अंतराल में होने वाला परिवर्तन, कोई फिक्स टाइम में विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ है वही वास्तव में क्या है, वेग है। अगर आप x का अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे तो वेग निकाल लेंगे, लेकिन अगर वेग और समय इसका आप समाकलन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। ऐसे ही वेग का अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे तो त्वरण आ जाएगा, लेकिन त्वरण का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, समाकलन या a dt का समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेग। समाकलन में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करते हैं, केवल 2 फॉर्मूले याद कर लें तो भी आपका काम चल सकता है।
कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आएगा तो अपन उसी डेरिवेशन में देख लेंगे। हाँ, किसी को अगर ज्ञानी बनने की ज़रूरत है कि नहीं मेरे को तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से समझना है, अच्छे से समझने के लिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, अच्छे से समझना है। जब आप फ्री टाइम में हो, आराम से बढ़िया सी बुक लें और डिटेल में चीज़ें पढ़ें। यहाँ पर डिटेल का मतलब नहीं है दोस्तों, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस का मतलब है एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस लेके और तैयारी करो। ये देखिए x की पावर n और dx, इसका समाकलन क्या होगा, x इनिशियल से x फाइनल, तो क्या होगा, जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, x की पावर n+1 और नीचे n+1 और लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। फिर क्या करते हैं कि इस x में ऐसा करने के बाद एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, वो मैं आपको एक एग्जांपल देके अभी बताऊंगा। लेकिन अभी ये याद रखें x की पावर n dx है तो इसका समाकलन n+1 अपॉन में n+1। साइन x dx का अगर समाकलन करेंगे तो माइनस कोस x, और कोस x dx का समाकलन करेंगे तो साइन x प्लस c। कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या साइन x dx, ये हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा। समझने जैसा मैंने बताया भी नहीं है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, कोई आपसे पूछे साइन x dx का समाकलन क्या होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए माइनस कोस x। कोस x dx का समाकलन क्या होगा, साइन x प्लस c का मतलब है कोई कांस्टेंट जो पहले से हो, यहाँ पर भी हो सकता है और गिवन दिया हुआ होगा c आपको। ये हिट फॉर्मूला समाकलन का याद रखना है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे समाकलन अवकलन एक दूसरे के अपोजिट है। अवकलन में अगर आपको कोई फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है तो ये रहा। 3 इक्वेशन जब हमने बात की, पहला वेग समय ग्राफ का ढाल निकाल के v बराबर u प्लस AT निकाल लिया। दूसरे में वेग समय ग्राफ का एरिया निकाला, एक बार रेक्टेंगल का दूसरी बार ट्रायंगल का, दोनों को निकाल के जोड़ दिया, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया। तीसरे में हमने पूरे ट्रेपेजियम का एक साथ एरिया निकाल लिया और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आ गया। उसी इक्वेशन को मैं आपको समाकलन अवकलन के द्वारा भी कैसे डिराइव कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। लेकिन पहले आपको समाकलन और अवकलन और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बताए हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। दोस्तों ये डिफरेंशिएशन का और ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला तो आपको आना ही आना चाहिए। अवकलन और समाकलन से सवाल कैसे पूछे जाएंगे इस बारे में आपको यहाँ देखना है। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन बनाए हैं, बड़े आसान और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब भी मैं आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसका मतलब आपको उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, अच्छे से देखना है, उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है। दोस्तों ये देखिए, कण सरल रेखा में गति कर रहा है और उसके लिए विस्थापन का मान x की वैल्यू 8 + 12t - t³ है। x का मान मीटर में आएगा और t का मान सेकंड में आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अवमंदन ज्ञात करो। अवमंदन क्या होता है मैंने आपको बताया था, रिटार्डेशन, त्वरण का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, अवमंदन। अगर त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और माइनस आ गया तो -5 क्या हो गया, रिटार्डेशन। देखिए त्वरण अगर ऋणात्मक में है तो उसको अवमंदन या रिटार्डेशन कहेंगे। तो ये आपसे रिटार्डेशन पूछ रहा है, लेकिन कब, जब वेग v का मान कितना हो, 0 हो। इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन या अवकलन के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू आपको गिवन है, x मीटर में और t सेकंड में होगा, ऐसा ही मात्रक है।
आपको रिटार्डेशन चाहिए जब वेग 0 हो। रिटार्डेशन क्या है मैंने समझा दिया, पहले भी बताया। ऋणात्मक त्वरण को ही या त्वरण के ऋणात्मक मान को ही क्या कहते हैं, अवमंदन। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि वेग कब आएगा, जब x का अवकलन किसके सापेक्ष किया जाएगा, समय के सापेक्ष। x की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ मैं d/dt और x की वैल्यू लिख देता हूँ 8 + 12t - t³। ध्यान से देखना भाई। अब मैंने जब फॉर्मूला बताया तब आपको बताया था नियतांक कोई भी हो उसका अवकलन 0 होगा। dc/dx कोई सा भी कांस्टेंट हो 0 ही होना है। फिर मैंने 12 को 12 लिखा, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होगा तो इसको 1 लिख दिया। मैंने आपको बोला था dx/dx 1 होगा, तो यहाँ पर dt/dt 1 हो गया। उसके बाद है माइनस, पावर को मैंने कहा था कि आगे लिखना है, फिर t और इस पावर में 1 माइनस कर देना है। t³ को आपको कैसे लिखना है, जैसे tn को अगर लिखना होता तो n(t(n-1), तो 3t 3 - 1 2 हो गया, तो क्या आ गया 12 - 3t²। ये सिचुएशन में आपको बोला है कि वेग क्या है 0। ये वेग 0 इसलिए बोला है ताकि यहाँ से आप किसका मान निकाल लें, t का। अगर ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, 3t² बराबर क्या हो गया 12, t² बराबर क्या हो गया 12/3, कितना आ गया 4। जब t² की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी √4, और √4 का मान क्या होता है 2 सेकंड। अभी तक आपको इस कॉन्सेप्ट से और x का समय के सापेक्ष अवकलन करने से टाइम की वैल्यू 2 सेकंड मिल गई। वो आपसे क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन, तो आपको त्वरण निकालना चाहिए। और a बराबर क्या होता है dv/dt। ध्यान से देखिए, a बराबर क्या होता है, वेग का अवकलन समय के सापेक्ष। वेग कहाँ है, ये रहा वेग, तो कितना है d/dt 12 - 3t²। इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या नियतांक है -3, ये क्या हो जाएगा 2t 2 - 1, वही जो भी घात है वो आगे आ जाएगी। घात कितनी है 2, तो 2 आगे आ गई, उस घात में से 1, 2 में से 1, तो कितना आ गया -3 × 2t1। 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई -3 × 2t, और t की वैल्यू कितनी है 2, तो त्वरण का मान कितना आ गया -3 × 2, और t की वैल्यू भी 2, तो त्वरण का मान -12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पर सवाल ये होता कि त्वरण का मान बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, तो जवाब -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। लेकिन ये कह रहा है रिटार्डेशन बताओ, अवमंदन बताओ। ऋणात्मक त्वरण का मान अवमंदन होता है, तो ये जो ऋणात्मक है इस वैल्यू को अगर आपको अवमंदन लिखना है, रिटार्डेशन लिखना है, तो वैल्यू पॉजिटिव में ही लिखी जाएगी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो भी मान है, अब माइनस में आया ना तो माइनस और लिख देंगे। देखिए रिटार्डेशन अवमंदन माइनस त्वरण, माइनस ए का मान पहले से ही 12 और प्लस में कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अवकलन के द्वारा मैंने आपको त्वरण एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना सिखाया। यहाँ से आप क्या सीखे,
अगर आपको x दे रखा है तो आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार समय के सापेक्ष वेग आएगा, फिर करेंगे तो क्या आएगा, त्वरण आएगा। यहाँ पर वेग 0 दे रखा था। ऐसे कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है जब वेग को 0 करेंगे ताकि आप t की वैल्यू निकाल लें, फिर त्वरण का मान निकालें और वहाँ से -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। यहाँ से मज़ेदार बात ये आई कि ऋणात्मक त्वरण के मान को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या अवमंदन। तो -12 क्या है, त्वरण, और 12 क्या हो जाएगा, अवमंदन या रिटार्डेशन। अब देखिए समाकलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसको मैं आपके पुराने कॉन्सेप्ट के साथ भी जोड़ रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है। एक इंफॉर्मेशन सूचना दी गई है कि यदि कण कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, विराम अवस्था से। कहने का मतलब प्रारंभ में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये सूचना आपको क्वेश्चन में गिवन है। ग्राफ से आपको पता लग रहा है 0 सेकंड से 5 सेकंड तक इसका त्वरण कितना बदला है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अंतिम वेग का मान बताओ, vf की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन समझिए, ग्राफ गिवन है 0 सेकंड से 5 सेकंड, 5 सेकंड में त्वरण में जो परिवर्तन होता रहा वो लास्ट में 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। स्टार्ट में ही ये कण विराम अवस्था में था। अब आपसे पूछ रहा है अंतिम वेग बताइए। तो देखो ध्यान से क्या आएगा, AT। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लें तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा, वेग होगा। लेकिन आप एक बात अच्छे से याद कर लें कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा वो वास्तव में वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन भी वेग ही है, लेकिन वास्तव में वो क्या निकाल रहा होता है, डेल्टा V। त्वरण समय ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, वेग में परिवर्तन। तो देखिए निकालते हैं, वेग में परिवर्तन। इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 20, और कितना आ गया, डेल्टा V कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है डेल्टा V का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। डेल्टा V का मान 50 है, VF हमको चाहिए, और प्रारंभ में विराम अवस्था में थी इसलिए वेग क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि अंतिम वेग का मान भी कितना आ गया। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, त्वरण समय ग्राफ का एरिया जो मैं आपको बता रहा था ग्राफ में कि वेलोसिटी को बताता है। अब आपको एक लाइन और ऐड करनी है कि वास्तव में वेलोसिटी क्या है, वेग में परिवर्तन। त्वरण समय ग्राफ वेग में परिवर्तन को बताता है, किसी स्पेशल वेग को नहीं बताता। देखिए, तो अगर डेल्टा V हमने इस ग्राफ का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार और ये 20, ऊंचाई हो गई, सॉल्व किया, डेल्टा V की वैल्यू 50। अब प्रारंभ में कितना था, 0, इसलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकंड। तो अवकलन और समाकलन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम हमारी जो क्वेश्चन सीट होगी उसमें और बात कर लेंगे। जो बेसिक जानकारियां थी या जो फॉर्मूले आपको याद करने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ग्राफ से रिलेटेड कुछ सिंपल सी जानकारियां और है। यहाँ देखिए वेग और समय ग्राफ, और ये इसकी स्लोप या ढाल है। एक्स अक्ष के सापेक्ष इस ढाल को अपन थीटा कह रहे हैं, और ढाल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या निकालेंगे, tan थीटा
इस कंडीशन में जो ढाल होगी वो क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो किसको बताती है, त्वरण को, एक्सेलरेशन को। यहाँ पर देखिए वेग समय ग्राफ है और ढाल ऐसे है। यहाँ तक आपको पता है कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ढाल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, थीटा आपको ये नहीं ये बोलना है, तो अगर ढाल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ऋणात्मक ढाल। और इस कंडीशन में जो त्वरण आएगा वो ऋणात्मक होगा और उसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या अवमंदन। वाई अक्ष और एक्स अक्ष के सापेक्ष जो राशियां हैं उनमें रिलेशन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x है, y समानुपाती है 1/x के। तो ये जो ग्राफ आएगा इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परवलय। अगर ऐसी इक्वेशन है कि y समानुपाती x² और ऐसा डायग्राम ग्राफ में आपको दिख रहा है, दोनों ही क्या है, पैराबोला या परवलयाकार। और सरल रेखीय ग्राफ तो आप जानते हैं y बराबर क्या होता है, mx + c। सरल रेखीय ग्राफ के लिए समीकरण y अक्ष, m इसकी ढाल, x अक्ष और c कोई स्टार्टिंग में या कोई अंतःखंड हो तो हम क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया था वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो किसको बताएगी, एक्सेलरेशन को, त्वरण को। अगर ग्राफ में थीटा 90 डिग्री से कम है तो ढाल पॉजिटिव और ज़्यादा है तो ढाल क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फिज़िक्स के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बड़ी क्लियरिटी के साथ आपको समझा दिए हैं। वीडियो को आप अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बड़े शानदार तरीके से करते रहें। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी और ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, लोगों तक शेयर करते रहें। अपने जो विचार है आपको ऐप पर पढ़ना कैसा लगा वो लोगों को बताते रहें। मैं आपको फिर बता दूं, सिलेक्शन के लिए सेलेक्टिव चीज़ें अगर आपको कहीं मिल पा रही है तो वो है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी। पढ़ते रहें, अच्छे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।